नमस्कार, मैं सचवत अब्बास। इस वक्त मैं दरभंगा में हूँ, आईजी कार्यालय के बाहर हूँ, आप देख सकते हैं। और जिस तरह से बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है, या यूं कहा जाए कि आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बिहार के अंदर अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सरकार गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है, प्रशासन कार्रवाई करने की जगह हाथ पर हाथ धरे बैठा है, या यूं कहा जाए कि प्रशासन की ढिलाई के कारण बिहार में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। कल भी हमने खबरें आपको दिखाई थी कि किस तरह से अपराधियों के डर से एक परिवार अपना घर छोड़कर बेघर है और दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन न्याय अब तक उसे नहीं मिल पाया है। वहीं अपराधी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। अभी मेरे साथ वो पूरा परिवार मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। वो आज आईजी ऑफिस आए थे मिलने के लिए, तो क्या यहाँ से उनको आश्वासन मिला है, क्या कहा गया है, ये हम आपसे बातचीत इनसे करेंगे और आपको सुनवाएंगे। आईजी ऑफिस आज आप लोग आई थी, क्या हुआ यहाँ पे? हुआ कुछ नहीं, हम काफी देर तक वहाँ पे बैठे रहे, वेट करते रहे कि अंदर मीटिंग खत्म होगी। मीटिंग खत्म होने के बाद हम अंदर गए, हमारा नंबर आया अंदर। फिर पहले मेरी मम्मी का नाम पूछा गया, तो उस फाइल के हिसाब से मेरी मम्मी को बुलाया गया। तो उन्होंने मेरी मम्मी से पूछा, आप मीना देवी? तो मेरी मम्मी को सुनाई नहीं दिया। तो मैंने बोला, हाँ यही मीना देवी है, ये मेरी मम्मी है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था? मैंने बोला, बेसिक वो अशोक साहब पे हमने केस किया था। जब तक केस हुआ था तो सिर्फ वो केस उठाने की बात किया करते थे, जब उनका बेल हो गया तो वो और उनके दियाद वगैरह सब हमें 25 तारीख को मारने की धमकी के साथ साथ मारपीट भी हुई हमारे साथ। तो उन्होंने सिर्फ इतना सवाल किया और बस पूछा और बोले जाओ, हो गया बस। ये मामला कब का है, कब हुआ था आपके साथ? ये एक स्टार्टिंग, ये शिवरात्रि की बात है, जो शिवरात्रि का 1 मार्च 2022 की बात है। 1 मार्च 2022 को उन लोगों ने आपके साथ मारपीट की थी? हाँ, और उसके बाद मतलब उनके जो रिलेटिव हैं वो इतनी हॉस्पिटल में पहुंचती कि उन्होंने 1 मार्च का मेरा कांड है, और उन लोगों ने हॉस्पिटल में भी होता है ना कि आप केस करना चाहते हो कि करना चाहते हो, वहां पे भी उन लोगों ने डॉक्टर चाहे पीओ वगैरह को इतना मैनेज कर रखा कि हमारा 1 तारीख को केस नहीं हो, वो 15 मार्च 2022 को हुआ। जी, तो सुशासन बाबू ध्यान दीजिए, आप जिस भ्रष्टाचार को बिहार से खत्म करने की बात कर रहे हैं, आपके एक एक सरकारी कार्यालय में एक एक आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इसका जीता जागता सबूत यहाँ मौजूद है। हॉस्पिटल में ये लोग एडमिट होते हैं, लेकिन वहां पर केस नहीं दर्ज होता है। वहां पर आरोपी पक्ष उस पूरे केस को मैनेज करने का प्रयास करता है। आपके डॉक्टर इसमें मिले हुए हैं, आपके जितने सरकारी कर्मचारी है वहां पर वो सब मिले रहते हैं, और ये लोग आज के डेट में घर से बेघर हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है। 9 महीना हो गया है, 6 से 9 महीने के बीच का अंतराल हो चुका है, और आरोपी पक्ष बेल ले लेता है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। आगे सुनिए पूरी कहानी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ नहीं होता है। एक हफ्ते तक मैनेज हुआ। फिर हमारे जो जब हम हॉस्पिटल से आए, 18-20 तारीख तक हम हॉस्पिटल से आए, उसके बाद हमारे गांव के कुछ मैनेजर मुखिया जो होते हैं वो आए। कुछ वोट संख्या है जिसका मैं नाम लू की नीलू मेरे को नहीं पता, पर उन्होंने बस डायरेक्ट, हम 4 बहन है, 1 भाई बहन, और मेरे पापा 1 कमाने वाले 4 खाने वाले। उन्होंने बोला कि तू केस क्या करेगा? वो उसके पास 6-7 बीघा घर है, वो 6-7 बीघे उसके पास जमीन है। वो अगर आधा जमीन बेच भी देगा ना तो तुम लोग को बिल्टा देगा और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। उसने हमें ये सलाह दी कि तू केस जो है वो वापस ले ले, तू अपनी बेटी की शादी कर। तुम वही है ना कि वोट संख्या ने और पंचायत ने ये सब भी वो लोग फेस टू फेस नहीं, डायरेक्ट तो नहीं कहा, पर इनडायरेक्ट उन लोगों ने कहा कि केस ले ही लो, मतलब वापस उठाने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, केस हटाने के लिए। और उसके बाद आरोपी पक्ष ने बेल कब दिया? बेल देखिए, पहले लेडीज का तो ये जून जुलाई में हुआ है, जून जुलाई में, और ये अभी 9 दिसंबर को जेंट्स का बेल हुआ है, अशोक साहब का। और जो लड़का और लड़की है, रानी को कह सकती हूँ कि वो नाबालिग है। पर एक बात बताइए, वो नाबालिग है तो इसका मतलब ये तो नहीं अपराध कर दे। अगर आप ही हो खड़े सामने तो मैं आपको चाकू भोंक दूं, तो अब ये थोड़ी ना कहेगा मैं टीनेज में नहीं हूँ, जेल तो मुझे भी जाना चलेगा ना, कुछ तो कार्रवाई मेरे लिए भी होगी ना। पर नहीं, उसे नाबालिग बना के, तो इससे अच्छा ना कि मैं भी कल कहती हूँ किसी के दूध में जाके जहर मिला दे और पिला दे, और वो नाबालिग है, उसका अपराध नहीं हुआ, ये वाली बात हुआ। और वो जो लड़का है पंकज कुमार, वो 18+ है, पर उसने आधार कार्ड को अपडेट करवा के वो अभी 17 करा हुआ है। पर इस केस को भी 1 साल हो गया। उसने 2003 का जन्म है उसका, 2002 का भी हो सकता है, मुझे नहीं पता डायरेक्ट, पर उसने अभी अपना 2006 या 7 का जन्म करवा लिया है।
अब ये एज कम करवाना, ये अब हम डायरेक्ट का है उससे नहीं होता। गवर्नमेंट जानती है ना, कोई भी चीज अगर मैंने ही अपना आधार कार्ड, चाहे आज जिसकी मैं अभी मैरिड हो जाऊंगी, तो कल अगर मैं अपने पति का नाम लगाऊंगी तो अपडेट पे पता नहीं चलेगा कि किस कब आधार कार्ड मैंने अपडेट करवाया है। तो अभी उसके बाद सबसे ज्यादा इसमें जो है, सबसे ज्यादा पुलिस वालों, सब डॉक्टर, सब मैनेजमेंट करने वालों की ही गलती है। इन लोगों ने छोड़ दिया है खुला कि हमारी तरफ से कुछ नहीं है। आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि मैं 4 बहन 1 भाई, और मेरे पापा मतलब मेरे पापा का पैर में चोट लगा हुआ है, इसी लगा का गवर्नमेंट भी फायदा उठा रही है। अब मैं डायरेक्ट तो नहीं कह सकती, पर जब मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो गवर्नमेंट ही यूज कर रही है ना, वो अपराध बढ़ा रही है। तो अभी आप लोग ने अपना घर छोड़ दिया है। हाँ, उसका छोड़ क्या कारण था, क्यों आपने घर छोड़ा? देखिए, इतना बड़ा कांड हो गया, 1 साल होने का आई है, गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया, और डायरेक्ट उसके बेल के बाद उसने हमें घर में मतलब मेरी मम्मी की चोट भी लगी, तो उन लोगों ने जब इतना बड़ा कांड हुआ, वो लोग सरकार कुछ कर नहीं पाई, तो अब गुंजाइश है कि हम वहाँ पे रह सकते सुकून से। आपको धमकी भी दी गई? हाँ, धमकी दी गई। क्या बोले वो लोग? बोले कहा कि केस अभी भी वापस उठा लो वरना हम जिंदा मार देंगे, मतलब जान से मार देंगे। उसके बाद आप लोगों ने घर छोड़ दिया। प्रशासन को इस बात की सूचना आपने दी, किस तरह से धमकी मिल रही है? हाँ, धमकी दी, हम डीएसपी एसपी सब से मिले, आवेदन पत्र दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी आईजी साहब से आपने मुलाकात की? हाँ, मुलाकात की, सिर्फ नॉर्मल बात पूछा, किससे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं, और क्या, बस और कुछ नहीं पूछा। भरोसा है प्रशासन पर, या इतने दिनों के बाद झेलने के बाद खत्म हो चुका? देखिए, आप जो जैसे मुझसे बात करें तो आपसे उम्मीद कर सकती हूँ, पर उनसे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हुई। बिहार में जो कानून व्यवस्था है उस पर भरोसा है, सरकार से भरोसा है, प्रशासन पे भरोसा है? देखिए, एक तो कहते ना कि जन्म से मैं बिहार में रही नहीं, रहने के बाद जब मैं आई तो मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो गया, तो मुझे तो कोई उम्मीद लग नहीं रही है। अब आगे देखिए क्या करते हैं, क्योंकि 1 साल होने को आया हुआ है, तो मुझे तो उम्मीद नहीं है। पर आप लोग कह रहे हैं तो क्या पता, आप लोगों की बात सुने, हमारे दुख दर्द सुने, तो क्या पता कुछ करें, क्योंकि हमें तो दुनिया देखी नहीं बिहार की, तो हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेल गए। देखे होते थोड़ी ना खेले होते। देख लीजिए सुशासन बाबू, लोग कह रहे हैं कि कानून से उनका भरोसा खत्म हो गया है, प्रशासन से उनका भरोसा खत्म हो चुका है, अब वो ऐसे ही हैं। तो क्या बिहार की जो कानून व्यवस्था है, बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो एक आम इंसान को अब अपराधी बनने पर मजबूर कर रही है? इस ओर आपको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि कल जिस तरह से इनके साथ हुआ है और इन्होंने अपना घर छोड़ा है, ये बेघर हैं, अगर ये भी अपराध की ओर अपना कदम बढ़ाती हैं तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आपकी कानून व्यवस्था होगी, सिर्फ आपकी प्रशासनिक व्यवस्था होगी, और आप होंगे। सिर्फ सुशासन राज का नारा दे देने से, जनता राज का नारा दे देने से बिहार की जो व्यवस्था है वो ठीक होने वाली नहीं है। बिहार की पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है, पूरी व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, अधमरी हो चुकी है, लेकिन आप और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वो लोगों को अब दिन रात अपराधी बनाने में लगे हुए हैं। तो अगर इनकी फरियाद नहीं सुनी जाती है तो आखिर ये कहां जाएं? क्या ये बिहार छोड़ दें? और क्या बिहार में आकर रहना इनकी सबसे बड़ी गलती थी? इस ओर भी ध्यान दीजिएगा। और ये सिर्फ एक घर का केस नहीं है, ऐसा न जाने कितने परिवार के साथ हर रोज बिहार में होता है। तो आखिर ये लोग कहां जाए, बिहार की जनता कहां जाए? आप सीएम हाउस में बैठकर ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये लोग आखिर कहां जाएं, कैसे रहें? इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अब इनको न्याय कौन देगा, इनको न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि ये थाने से लेकर आज आईजी कार्यालय तक पहुंची हैं, लेकिन न्याय की उम्मीद अब इनमें नहीं बची। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ। नमस्कार।